बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाना जा रही हूँ वो वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बताऊँगी कि बेहोशी वाला इंजेक्शन जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा कामयाब होता है या जो कमर में इंजेक्शन लगता है वो ज़्यादा कामयाब होता है। तो आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ऑपरेशंस का है। मेरा बेहोशी वाला ऑपरेशन भी हुआ है और कमर में इंजेक्शन वाला ऑपरेशन भी हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कमर में इंजेक्शन जो लगता है वो किस तरह से लगता है और उसको किस तरह से आगे जो है ना उसमें चंद एहतियातें कौन-सी हैं जो आपको शुरू से ही कर लेनी चाहिए। तो जो कमर में इंजेक्शन लगता है वो आपको इस तरह लगता है कि पहले जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, हाँ, आप बच्चे की वाला मामला है या कोई भी मामला है जिसमें आपको कमर का इंजेक्शन लग रहा है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो इंजेक्शन है ये अच्छी कंपनी का है, इसका ये वेरिफाइड कंपनी है, इसमें कोई नकली तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। कोई इंजेक्शन ऐसा होता है जो कि नकली घटिया इंजेक्शन होता है और वो कमर में लगता है और वो फ़ौरन ही आपके दिमाग पे चढ़ जाता है और उसको स्पाइनल हेडेक बोलते हैं। उससे आपको स्पाइनल हेडेक होने का खदशा होता है जो कि बहुत पेनफुल होती है और जो बहुत तकलीफ़ दह होती है। तो होता क्या है कि कमर में बारीक सा एक जो है ना आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर वो इंजेक्शन लगाते हैं, उससे आपका जो है ना जिस्म का जो सारा हिस्सा है ना वो सुन्न हो जाता है। आप ईज़िली आप फिर मूव नहीं कर सकते, आप एक ही जगह पे लेट के जो है ना वो आपका ऑपरेशन होता है, फिर आपका कट लगता है और जो भी मामला होता है सारा वो आप खुद देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर आपको साथ-साथ आगाही देते हैं, बताते हैं, आपको बातों में लगाते हैं। आपका बीपी चेक हो रहा होता है, बार-बार आपकी हार्ट बीट चेक हो रही होती है। आपको सब पता चल रहा होता है कि इस वक़्त आपका इवन अगर आपका बच्चा डिलीवर होता है तो वो भी आपके सामने होता है, उसका वाटर बैग भी आपके सामने पड़ा जाता है। जो भी मामला होता है वो सारा इसमें पता चलता है और आप मुकम्मल होश में होते हैं। उसके बाद आप जब ऑपरेशन हो जाता है, कुछ अच्छे डॉक्टर आपको बेहोशी का थोड़ा-सा एनेस्थीसिया देते हैं ताकि आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएँ, सो जाएँ। कुछ डॉक्टर ऐसा नहीं करते, वो आपको मुकम्मल होश में रखते हैं, फिर आपको कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब कमरे में आने के बाद आपने क्या करना है कि कमरे में आने के बाद आपको जब लटाया जाए तो कोशिश की जाए कि वहाँ पे तकिया ना हो। अगर आप तकिया लेंगी तो तकिए से क्या होगा कि आपका आधा सर जो कंधे और सर वो ऊँचा हो जाएगा और बाकी जो हिस्सा है वो आपका जो है ना वो आप नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जो दवाई है जो कमर के इंजेक्शन को पेन को रोकने के लिए दी गई है वो साँस के ज़रिए हरकत करती-करती आपके दिमाग पे असर कर जाएगी और उससे आपको सर दर्द शुरू हो जाएगा और वो सर दर्द इतना तकलीफ़ दे होता है कि आपको मैं बताने से बयान करने से आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि तकिया नहीं लेना। उसके बाद जब आपको डॉक्टर खाना-पीना शुरू कर दें कि आप खा पी सकती हैं, तो आपने चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी बहुत ज़्यादा लेना है, जूसेस और फ्रूट्स प्रॉपर एक जो है ना वो बना के बाउल बना के आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपके अंदर ठंडी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा हो, आपके अंदर गर्मी ना हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन की ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और इससे जो है ना आपको चंद एहतियातें हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, कोशिश करनी है कि ज़्यादा आराम करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेहोशी वाला इंजेक्शन जो है, बेहोशी वाला जो है ना वो ऑपरेशन क्या होता है। बेहोशी वाला ऑपरेशन ये होता है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपने कौन-सा ऑपरेट करवाना है। वैसे तो ज़्यादातर लोग अब कमर वाला ही करते हैं, लेकिन बेहोशी वाला इससे ज़्यादा बेहतर है और थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी होता है। तो बेहोशी वाले में क्या होता है कि आपको वो पूछते हैं, फिर आप उस वक़्त भी आपने कोशिश करनी है कि जो आपको इंजेक्शन के ज़रिए बेहोशी दी जा रही है, जो आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है पहले और ऑक्सीजन के अंदर गैस होती है जिससे आप फ़ौरन ही बेहोशी की तरफ चले जाते हैं और आपको कुछ याद नहीं होता, आपको कुछ होश नहीं होती है। जब आपको तब होश आती है जब आपका स्टिचेज़ लग जाते हैं और जब आपको स्ट्रेचर पे डालते हैं तो वो दवाई का असर ख़त्म होना शुरू होता है, तो आपके स्टिचेज़ में बहुत ज़्यादा पेन होती है। वो इसलिए वो पेन हो रही होती है कि एक दफ़ा उन्होंने चेक करना होता है कि आदमी की तमाम सेंसेस काम कर रही हैं, वो तमाम सेंसेस जो है वो उसका कोई ऐसा मामला तो नहीं हो गया कि बेहोशी ज़्यादा उसको मिल गई है तो वो कुछ चीज़ें उसकी ख़राब हो रही हैं। तो वो आप पेन से जब
दर्द आपको बहुत ज़्यादा होती है और आप बहुत ज़्यादा पेन करते हो, तो फिर आपको वो पेन किलर लगाते हैं ताकि ये बिल्कुल ठीक है। और उसमें आपको कोई एहतियात मतलब इस तरह की नहीं है, लेकिन उसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कमर के नीचे बिल्कुल तकिया ना रखें, बेड पे सीधे रिलैक्स होके लेटें, ज़्यादा यखनी और खुराक ज़्यादा अच्छी लें ताकि हवादार कमरे में रहें, रोशनदान कमरे में रहें, ऑक्सीजन ज़्यादा लें, बाहर ताज़ा हवा लें, वॉक करें ताकि आपका और जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको ज़रूर चेकअप करवाएं ताकि बेहोशी का जो इफ़ेक्ट है उस पे तो नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बता रही हूँ, आगे मज़ीद आपको मैं वीडियो की डिटेल बताऊँगी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हामला औरतें जब 9 महीना मतलब प्रेगनेंसी का गुजर जाते हैं तो कितने मरले से गुजरती है। पूरी एक फ़ाइल ये मैं आपको सामने पड़ी 2 फाइलें नज़र आ रही होंगी, ये मेरे 2 ऑपरेशंस की फ़ाइल हैं। और जो पहले से मतलब कि जो एक ऑपरेशन जो मेरा पहले हुआ था उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेट हुआ, तो इस 2 ऑपरेशन के दौरान जो मैंने ज़िंदगी को आगे गुज़ारने के लिए जो एक सिलसिला चला और किस तरह ऑपरेशन के बाद मुझे जो परेशानी देखने को मिली, तो मैं चाहती हूँ कि वो परेशानी आपको देखने को ना मिले। मैंने एक वीडियो एनेमली स्कैन के बारे में डाली थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपने वो वीडियो को लाज़मी देखना है। आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सा ऑपरेशन है, अगर आपको डॉक्टर 9 महीने बच्चा प्रेगनेंसी का गुज़र चुका है और आपकी डेट आ चुकी है, आपको दर्दें नहीं लगी, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको नॉर्मल ही की तरफ जाना चाहिए अगर आपका पहला बच्चा है तो। अगर आपका पहले ऑपरेट है तो फिर दूसरा भी आपका 70% चांसेस ऑपरेट के होते हैं डॉक्टर के मुताबिक, क्योंकि पहले बच्चे की दफ़ा अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जो अल्लाह ताला का क्या बेहतर लगता है वही हो जाता है। लेकिन उस टाइम आप ऐसे मौके पे होते हो कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने ऑपरेट करवाना है। और माँ को अपने से ज़्यादा फ़िक्र होने वाले उस नन्हे मेहमान की होती है कि वो जो नन्हा मेहमान दुनिया में आ रहा है उसके लिए हमें क्या-क्या सोचना चाहिए, या ये ना हो जाए कि देर हो जाए और बच्चा जो है उसको नुकसान हो जाए। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सा ऑपरेशन जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो 2017 में मेरा जो पहला ऑपरेट हुआ था पहले बच्चे की दफ़ा, वो अचानक ही एक डिसीजन था। मुझे इस सिलसिले के बारे में कोई पहले आइडिया नहीं था कि अच्छा जब ऑपरेट होता है तो उस पे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, उसके बाद कितने कॉम्प्लिकेशन मामलात होते हैं, उसके पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए जो कि आपको फ़ायदा दे। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ऑपरेट होगा क्योंकि बेबी बैग जो है वो लीकेज की तरफ जा रहा है और बच्चा जो है ना वो उसको ख़तरा है, तो आप जल्दी से ऑपरेट की तरफ आ जाएं। तो उन्होंने जो मेरा ऑपरेट किया उसमें कमर में टीका लगा, और कमर में वो जो टीका लगा उसका जो है ना वो ऑपरेट के बाद मुझे इतना साइड इफ़ेक्ट आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके रीज़न क्या थे, उसमें कमर के टीके का कोई इसमें इतना अमल दखल नहीं था कि वो जी उसके साइड इफ़ेक्ट थे। उसके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पड़ते हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले जो है ना वो उसको कंट्रोल कर लें, आपको उसके पहले थोड़ा-सा आइडिया हो, तो आप इस गलती की तरफ नहीं जाएँगे। आप कोशिश करेंगे कि आप ऑपरेट के बाद आराम से सर्वाइव कर सकें। तो जब आपको डॉक्टर डिसीजन दे कि आपको टीके वाला ऑपरेट हम करने लगे हैं, क्योंकि पहले डॉक्टर आपको आगाही देती है, तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप ऑपरेशन के फ़ौरन बाद जब आपको कमरे में मुंतकिल किया जाता है तो आपने गौर करना है कि क्या आपके, क्योंकि वो जो टीके वाला इंजेक्शन होता है उसमें आपको मुकम्मल होश होती है और आपको पता चल रहा होता है कि आपके साथ क्या-क्या मर्रा गुज़र रहा है, आपको कट लगा है। अच्छा, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि जब आपका कमर में टीका जो लगता है उसका ऑपरेशन होता है तो उससे क्या होता है कि आपको ज़हनी डिप्रेशन भी होनी शुरू हो जाती है।
क्यों? क्योंकि वो सारा जो वर्क जो आपका कट लगा पेट पे, बच्चा बाहर निकला और वो सारा जो मामला है उस वक़्त वो जो हॉस्पिटल में जो कमरा है जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है वो भी आप देख रहे होते हो, तो आपको एक अजीब-सी वहशत खौफ़ आ रहा होता है कि कहीं मैं इसी दौरान मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं इसी दौरान मैं कि कहीं कोमे में तो नहीं चली जाऊँगी या ये ऑपरेशन सही रहेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में आती है, जिससे आपको नोज़िया भी होता है, आपका जी भी मतलाता है, दिल ख़राब होता है, क्योंकि वो दवाई आप पूरी तरह से कर रही होती है। कुछ अच्छी डॉक्टर्स होती हैं वो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद ही आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे देती हैं ताकि आप आराम से सो जाएँ। तो आपने किसी अच्छी डॉक्टर का इंतखाब करना है ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि इस ऑपरेशन के बाद आपका जो कमरे का जो माहौल है वो इस तरह होना चाहिए कि उसमें बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऑपरेशन के बाद आप घर मतलब कमरे में आपको शिफ्ट किया जाए, कमरे का माहौल नींद वाला होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर नींद लें। आपको 3 या 4 घंटे की नींद की अशद ज़रूरत होगी और अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप डॉक्टर को कहें कि आपको पेन किलर दे या आपको बेहोशी का थोड़ा-सा एनेस्थीसिया दे ताकि आप सो जाएँ रिलैक्स होके। आपके बेड पे तकिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी टाँगें फ्लैट होनी चाहिए, ऊपर से कंधे और जिस्म जो है वो ढीला रिलैक्स होना चाहिए। तकिया नहीं आपने लेना, बल्कि 1 वीक तक आपने तकिया नहीं लेना। अगर आप तकिया लेंगी तो वो जो इंजेक्शन है, वो स्पाइनल हेडेक उसको बोलते हैं, वो आपका इंजेक्शन आपके दिमाग पे असर कर जाएगा और उससे आपके सर में शदीद झटके लगेंगे और बहुत ज़्यादा दर्द होगी। और जितना टाइम डॉक्टर ड्रिप लगी रहती है, जिसके बाद डॉक्टर आपको कहती है कि अब आप खाना स्टार्ट कर दें, खाना शुरू कर दें, तो आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है उस दौरान, ताकि वो जो दवाई है उसका असर जल्दी-जल्दी आपके यूरिन के ज़रिए निकल जाए और आप रिलैक्स हो जाएँ। वरना अगर आप इस तरह नहीं करेंगी और कोशिश करें कि आपको कोई पेन किलर डॉक्टर से लिखवाएँ जो जब आपको छुट्टी मिले, तो उस डॉक्टर से कहें कि मुझे कोई पेन किलर के साथ-साथ नींद की भी मेडिसिन लिख के दें। कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके कंधे रिलैक्स रहें, आप ईज़ी रहो। डाइट आपने जो लेनी है, डाइट में सबसे ज़्यादा जो आपने पानी का इंटेक करना है, पानी के इंटेक करने से वो जो दवाई का असर है वो कम होता है। ताज़ा हवा लेनी है, जिस कमरे में आप शिफ्ट हों कोशिश करें कि वहाँ पे खुला रोशनदान हो, रोशनी हो, हवा का गुज़र आता जाता रहे ताकि आपको ताज़ा हवा मिले। उससे इंसान जब इंजेक्शन लगता है और ऑपरेशन का होता है तो अब एक ना अजीब-सा इंसान के अंदर गर्मी और अजीब-सी तलख़ी पैदा हो जाती है। फ्रूट्स पूरा आप एक जार बना के और उसको खाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें ताकि आप इस काबिल हो सकें कि आप बच्चे को सँभाल सकें। मेरा जो एक्सपीरियंस था कमर में इंजेक्शन वाला, वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। ये सारे मामलात मेरे साथ हुए थे और तकरीबन मुझे 1 से 2 साल लग गए इसी मामले को हल करते-करते। फिर उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑपरेशन हुआ वो मैंने खुद डिसीज़न लिया कि मैं बेहोशी वाला ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि कमर के इंजेक्शन वाला ऑपरेशन मुझे सूट नहीं पड़ा था। तो जो बेहोशी वाला ऑपरेशन है वो कदरे इससे बेहतर है जो है कमर के इंजेक्शन वाले, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आपका पहले ऑपरेट हुआ है तो आप पहले डॉक्टर को प्रॉपर अपना चेकअप करवाएँ, क्योंकि डॉक्टरों की गफलत से अक्सर ये होता है कि आपके जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो साथ ही पेशाब की नाली को और जो इंसान के बच्चेदानी वाली जो एरिया है या अंदर का जो है ना वो फोल्डिंग करते वक्त स्टिचेस साथ सिलाई कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि आपकी जो है ना वो ऑलरेडी डबल टाँके होते हैं। जब आपका पहला टाँका वो खोलते हैं और जब देखते हैं तो दूसरा टाँका भी लगा होता है, तो जिसकी वजह से बेहोशी का जो इंजेक्शन है उसका एक मुकर्रर टाइम होता है, जितने उस टाइम के अंदर ही वो बेहोशी का प्रोसीजर हल होना होता है, नहीं तो वो असर बच्चे पे कर जाता है। तो इस वजह से आपको पहले प्रॉपर चेकअप होना चाहिए किसी अच्छी डॉक्टर के पास, ताकि अगर आप बेहोशी वाला ऑपरेट करवाएँ तो आपके बच्चे पे उसका असर ना हो। फिर जब आपके बच्चा पैदा हो जाए तो बेहोशी वाला अगर आपने ऑपरेट करवाया है तो लाज़मी उस बच्चे को चिल्ड्रन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ ताकि वो उसका मुआयना करे, बच्चे का प्रॉपर चेकअप हो, उसको ऑक्सीजन भी लगवाएँ, क्योंकि इस दौरान जो ऑपरेशन में जो बेहोशी का इंजेक्शन लगता है उससे बच्चे को भी इफ़ेक्टेड हो सकता है वो इंजेक्शन।
तो वैसे तो बेहोशी वाला इंजेक्शन बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि ताकि बच्चे पे उसका असर ना हो। आप तो बेहतर हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को मूव कर जाएंगी, लेकिन अगर आपने वो चीज़ खो दी जो आप जिसके लिए आपने इतने मुश्किलें देखी हैं, तो फिर आपको उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपको कमर में इंजेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव है, बच्चा उसमें सेव रहता है इस वजह से। तो आपने क्या करना है कि उसकी चंद एहतियातें यही हैं कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपने तकिया नहीं लेना, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सांस गहरे लंबे सांस लेने हैं, सर में दर्द हो तो फ़ौरन पेन किलर लेनी है और नींद की दवाई ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ताकि आपको प्रॉपर नींद आए। अगर आपको सर में दर्द हो तो चाय का इस्तेमाल और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है और ज़्यादा कोशिश करनी है कि सोए ताकि आपको ज़्यादा रेस्ट मिले और आपको इन सारे मामलात का मतलब देखना ना पड़े। ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस है। जूसेस फ्रूट जितना आप खाएंगी, जितने मैदे की दवाई डॉक्टर से लाजमी लिखवाएं क्योंकि इससे मैदे का भी मसला हो जाता है। और बेहोशी का जो ऑपरेशन है उसमें ये ऐसा कोई मामला नहीं होता, आप बड़े रिलैक्स रहते हो, आपको ठीक रहते। लेकिन बेहोशी का जो है ना वो ऑपरेशन आप किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं। मेरा जो बेहोशी वाला ऑपरेशन है वो उसका मतलब बहुत अच्छा गुजरा, बहुत सेफ गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसको बेस्ट समझती हूँ बेहोशी वाले ऑपरेशन को। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, प्रॉपर गाइडलाइंस लेने के बाद आप ये डिसीजन लें कि आप कौन से ऑपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि बाद में जो बच्चे को संभालना होता है, ख़ुद को देखना होता है, बहुत सारे मरले हैं ऑपरेशन के बाद जिनको आपको फेस करना पड़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और सबको हंसते बसते खूबसूरत तरीन बच्चे अता फरमाए। आमीन।